हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप नॉच। आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके वर्क्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके इनके बारे में हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे टीजीटी, पीजीटी एंड नेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में कोकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और जो इनकी डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1850 रायडाल, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में हुई थी। तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर दे सकते हैं। इनकी मदर का नेम था एनी कुक्सन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, एग्जाम में एनी कुक्सन भी आ सकता है, एनी वर्ड्सवर्थ भी आ सकता है। तो जब एनी कुक्सन आए तो आप लोग परेशान मत होइएगा, कई बार एनी कुक्सन भी लिख देते हैं और कई बार एनी वर्ड्सवर्थ भी लिख देते हैं। हिज मदर डाइड व्हेन वर्ड्सवर्थ वॉज 8 years old। इनकी मदर की डेथ कब हुई थी? जब वर्ड्सवर्थ 8 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इनके फादर का नेम क्या था? इनके फादर का नेम था जॉन वर्ड्सवर्थ। तो इनके फादर का नेम था जॉन वर्ड्सवर्थ। फादर डाइड व्हेन ही वॉज 14 years old। इनके फादर की डेथ कब हुई थी? इनकी फादर की डेथ जब ये 14 years के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी मदर की डेथ जब ये 8 years के थे तब हुई थी और इनके फादर की डेथ जब ये 14 years के थे तब हो गई थी। Wordsworth was appointed as laureate of England in 1843 to 1850। वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट कब बने थे? 1843 में बने थे और 1850 तक ये रहे। जब तक ये जिंदा थे तब तक ये पोएट लॉरेट इंग्लैंड के रहे। ठीक है, द नंबर ऑफ सोनेट्स रिटन बाय हिम 523। इन्होंने कितने सोनेट्स लिखे थे? इन्होंने 523 सोनेट्स लिखे थे। अगर हम पोएट लॉरेट की बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ के पहले पोएट लॉरेट कौन थे? वर्ड्सवर्थ के पहले पोएट लॉरेट थे रॉबर्ट साउदी। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरेट बने 1850 में, जब 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई, उसके बाद जब पोएट लॉरेट जो बने उनका नाम क्या था? लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड्सवर्थ के पहले कौन पोएट लॉरेट थे या वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरेट बने, तो इसको आप याद रखिएगा, पहले रॉबर्ट साउदी थे और उसके बाद लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन थे। टर्म स्पॉट ऑफ द टाइम क्वाइंड बाय वर्ड्सवर्थ। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाता है कि जो स्पॉट ऑफ द टाइम है, ये टर्म ये किसने क्वाइन किया था, तो इस टर्म को किसने दिया था? इस टर्म को दिया था वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, स्पॉट ऑफ द टाइम, जब भी स्पॉट ऑफ द टाइम आए तो उसके आगे आपने वर्ड्सवर्थ में ही टिक लगाना है। नेक्स्ट है वन ऑफ द जायंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री ये किसने कहा है? जॉन क्रो रैनसम ने। ठीक है, जॉन क्रो रैनसम ने कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज अ सेलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। ये किसने कहा है? ये जो लाइंस हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही हैं। ये वर्ड्सवर्थ की ओपिनियन थी, उन्होंने इन लाइंस को लिरिकल बैलेट में कहा है। नेक्स्ट है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ powerful feelings. It take its origin from emotions recollected in tranquility। ये भी लाइंस विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही हैं और ये भी लाइंस जो है वो लिरिकल बैलेट्स में हैं। इन लाइंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है। जैसे जो ऊपर वाली लाइंस है वहाँ पर नीचे विविड सेंसेशन लिखा है, तो सेंसेशंस तो लिखा होगा लेकिन विविड के नीचे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, या सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज, तो सिलेक्शन ऑफ द
डैश लैंग्वेज आ सकता है। तो इनको ज़रा आप अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स अगर आए तो आप इसको मिस मत करिएगा। जैसे ये है, पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द डैश फीलिंग्स, इट मेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम डैश रिकलेक्टेड इन डैश। तो अगर कहीं पर भी डैश आएगा, अगर आपको ये जो वर्ड्सवर्थ की ओपिनियंस थी, जो वर्ड्सवर्थ की लाइन है, अगर आपको ये याद रहेंगी तो आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओगे। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वर्क पब्लिश्ड इन 1793, जो इनका फर्स्ट वर्क था वो कब पब्लिश हुआ? 1793 में, ठीक है। और वो वर्क कौन से थे? एन इवनिंग वॉक और सेकंड था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये जो दोनों काम थे, ये जो दोनों वर्क थे, ये इनके फर्स्ट वर्क थे जो पब्लिश हुए थे 1793 में। बोथ वर्क्स आर कंसीडर्ड एज हिज फर्स्ट वर्क ऑफ पोइट्री कलेक्शन, ठीक है। पोइट्री कलेक्शन की अगर बात आए तो ये दोनों वर्क जो है इनके फर्स्ट पब्लिश हुए थे। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वर्क पब्लिश्ड इन 1793 और वो वर्क्स के नाम क्या थे? एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। बोथ वर्क्स आर कंसीडर्ड एज हिज फर्स्ट वर्क ऑफ पोइट्री कलेक्शन। पोइट्री कलेक्शन को ध्यान रखिएगा। रेगुलर क्लासिक कपलेट आर यूज्ड इन दीज वर्क्स। इन ये जो काम थे, ये जो दोनों डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और एन इवनिंग वॉक, ये जो दोनों काम हैं, जो इनके दोनों वर्क हैं, ये रेगुलर क्लासिक कपलेट जो है इसमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि रेगुलर क्लासिक कपलेट किस में यूज़ किए गए हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे, एन इवनिंग वॉक या डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि in 1787 he made his debut as a writer by publishing his first piece of writing, his first sonnet in the European magazine। इसमें क्या था, इन्होंने एक सोनेट लिखा था जिससे इन्होंने डेब्यू किया था, मतलब कि सबसे पहला इनका जो पीस ऑफ राइटिंग था वो एक सोनेट था, ठीक है। और वो किस में पब्लिश हुआ था? वो द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुआ था और वो 1787 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। सोनेट की बात आए, उनकी फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग की बात आए तो वो पब्लिश हुई थी द यूरोपियन मैगजीन में 1787 में। और जब इनके फर्स्ट वर्क पब्लिश होने की बात आए जो कि 1793 में हुआ था, वो एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थी, जो कि इनका फर्स्ट वर्क ऑफ पोइट्री कलेक्शन थी। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, वर्ड्सवर्थ के बारे में ये किसने कहा था? मैथ्यू आर्नल्ड ने, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा था? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और विलियम वर्ड्सवर्थ किससे इंस्पायर्ड थे? ही वॉज इंस्पायर्ड बाय जॉन मिल्टन। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलेंस डॉटर। तो एनेट वेलन और विलियम वर्ड्सवर्थ की डॉटर का नाम क्या था? कैरोलिन, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि उनकी जो इलेजिटिमेट डॉटर थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कैरोलिन। एनेट वेलन जो थी वो इनकी बिलवेड थी, जो कि एक फ्रेंच वुमेन थी। वर्ड्सवर्थ जब फर्स्ट टाइम फ्रांस गए थे तो वहाँ पर इन्हें एनेट वेलन मिली थी, लेकिन इंग्लैंड एंड फ्रांस के उस समय टेंस्ड रिलेशन थे। रेवोल्यूशन की वजह से उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपनी बर्थ प्लेस इंग्लैंड वापस चले जाएं, और उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी। इस वजह से वो एनेट वेलन को फ्रांस में छोड़कर वापस वो इंग्लैंड आ गए। और जब वो फ्रांस में एनेट वेलन को छोड़कर आए थे तब एनेट वेलन प्रेग्नेंट थी, इस बारे में उनको नहीं पता था। नेक्स्ट पॉइंट है, He fell in love with Annette Wallin, a French woman। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद है he remembered as a spiritual and epistemological speculation। यानी ये जो अध्यात्म, स्पिरिचुअल क्या है? अध्यात्म और एपिस्टेमोलॉजिकल
ये क्या है? ज्ञानवाद। ठीक है, ज्ञान। तो अध्यात्म और ज्ञान के ऊपर जो ये चिंतन करते थे, विचार करते थे, उसके ऊपर जो इनका लेखन कार्य है, जो इनकी राइटिंग्स है, उसके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। तो ही रिमेंबर्ड एज ए स्पिरिचुअल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल स्पेक्यूलेशन। ही विजिटेड फ्रांस ट्वाइस। फ्रांस ये कितनी बार गए? फ्रांस ये 2 बार गए। पहली बार जब ये एनेट वेलेन से मिले थे, और सेकेंड बार जब इनको पता चला कि इनकी बेटी है कैरोलिन, तो ये उससे मिलने गए थे। तो ये फ्रांस जो है 2 बार गए थे, ट्वाइस। Coleridge was the first to criticize Wordsworth's theory of poetic diction in Biographia Literaria. कॉलरिज जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को। किसमें? बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क में। ठीक है। ही नेवर एडमायर्ड अलेक्जेंडर पोप। इन्होंने अलेक्जेंडर पोप को कभी भी एडमायर नहीं किया। He became the supporter of a French political party called Girondist Party. ठीक है, जिरोंडिस्ट पार्टी एक फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके विलियम वर्ड्सवर्थ सपोर्टर थे। He received his first honorary degree from the University of Durham. Wordsworth wrote a large number of lyrics. वर्ड्सवर्थ ने लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा लिखे हैं, और इन्होंने जो फर्स्ट ऑनरेरी डिग्री रिसीव की थी वो कहाँ से इनको मिली थी? यूनिवर्सिटी ऑफ डोरहम से। इन 1790 ही वेंट ऑन अ वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, वॉकिंग टूर पे गए थे, ये पैदल चले थे। कहाँ गए थे ये? फ्रांस, इटली एंड स्विट्जरलैंड में 1790 में। ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। ये रेवोल्यूशनरी स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ही मेट एस.टी. कॉलरिज इन 1796। एस.टी. कॉलरिज से ये कब मिले थे? 1796 में। 1796 में ये पहली बार एस.टी. कॉलरिज से मिले थे। इन 1799 ही सेटल्ड विद हिज सिस्टर एट टाउन्सएंड इन ग्रासमेयर एंड द हाउस नेम वॉज डव कॉटेज। ठीक है, इनका जो घर का नाम था वो क्या था? डव कॉटेज। इनको लेक पोएट भी कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट भी कहा जाता है। लेक पोएट 3 थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी। ठीक है, रॉबर्ट साउदी, एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, इन तीनों को लेक पोएट कहा जाता है। He spent his boyhood among shepherds. ठीक है, वर्ड्सवर्थ emphasized on the value of childhood experiences. वर्ड्सवर्थ ने emphasize किया, जोर दिया किस पर? वैल्यू ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, यानी जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वैल्यूज़ पर इन्होंने जोर दिया, emphasize किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ह्यूमनाइज्ड वर्ड्सवर्थ सोल। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ड्सवर्थ की सोल को, उनकी आत्मा को ह्यूमनाइज्ड कर दिया, यानी उनको बहुत ज़्यादा दयालु बना दिया। ठीक है। ही ब्रॉट अ डेमोक्रेटिक नोट इन इंग्लिश पोएट्री। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? आपको पता ही है, प्रजातंत्रीय, लोकतंत्रीय। तो जो डेमोक्रेटिक नोट था वो इंग्लिश पोएट्री में वर्ड्सवर्थ लेकर आए थे। Wordsworth moved to St. John College in 1790 and the school comes in Cambridge University. Wordsworth सेंट जॉन कॉलेज 1790 में गए, और ये जो कॉलेज था ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उसके अंडर आता है। ठीक है। इनकी वाइफ का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था मैरी हटचिंसन, जो कि इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। और वर्ड्सवर्थ ने इनके साथ शादी कब की? व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मैरी? इनकी शादी हुई थी 4 अक्टूबर 1802 में। ठीक है। इनके 5 बच्चे थे। इनका जो 2nd नंबर का बच्चा था वो डॉटर थी, बेटी थी, उसका नाम भी डोरिथी था। इनकी सिस्टर का नाम भी डोरिथी था, इनकी बेटी का भी नाम डोरिथी था, जिनको ये
प्यार से डोरा बुलाते थे, अपनी बेटी को ये प्यार से डोरा बुलाते थे। उसकी डेथ के बाद इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री लिखनी छोड़ दी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बेटी डोरथी यानी डोरा की डेथ के बाद पोइट्री लिखनी छोड़ दी थी और उसकी डेथ के कुछ टाइम बाद ही विलियम वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके वर्क के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर हम लोग एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप भी बोर हो जाते। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसके बारे में हम एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे 1 by 1, इसको हम पूरा कवर करेंगे।